सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। योजनाओं में बिहार पर विशेष जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल पहुंचा पटना। आगामी बिहार चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा। गोवा की जनता को मिलेगा आवास का बड़ा तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे माझे घर योजना की शुरुआत। स्मार्ट सिटी और ई गवा जैसी परियोजनाएं भी होंगी लॉन्च। ट्रंप की गाजा शांति योजना के महत्वपूर्ण शर्तों पर हमास ने जताई सहमति। बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता छोड़ने पर राजी। हथियार डालने पर साधी चुप्पी। और नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंचाई कूद T47 स्पर्धा में जीता स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से पीएम सेतु के तहत देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ITI के उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये पहल युवाओं के कौशल विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पीएम सेतु देश के ITI इकोसिस्टम को नई क्षमता देगा। योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में पटना और दरभंगा के ITI पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 आवासीय कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और उससे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री बाल बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में ITI टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंच गई है और आज सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और उनके सुझाव सुनेगी और इसके बाद टीम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग कई बैठकें करेगी और कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगी। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य की कैबिनेट बैठक में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी करने का फैसला किया गया है। बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की। बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के छात्र छात्राओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। इसके लिए 3 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। उनका महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। अब DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है।
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम में बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब 1 करोड़ महिलाएं इस राशि से स्वरोजगार हासिल कर सकेंगी। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाए। 10-10 हजार रुपए पाकर महिलाएं काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं ने सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस राशि से उन्हें रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी और जीविका अर्जित करना अब आसान होगा। मुख्यमंत्री योजना में हमरा 10,000 रुपया मिलले, हम ओइसे बहुत खुश छियै और चाहे छियै जे एकटा मशीन खरीद के और सिलाई करबै। अब मुझे एक उम्मीद जगा है जो मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, कुछ अपने लिए मैं भी सिलाई भी करती हूँ और स्टेशनरी सामान भी रखने का कोशिश करूंगी। जब आए मेरे खाता में पैसा उससे हम बकरी पालन करेंगे, बकरी पालन करके उससे हम बच्चा को शिक्षा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं बिहार चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव समिति की कार्य योजना और उम्मीदवार चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल होने वाली चुनाव समिति के बैठक में भाजपा की वर्तमान सीटों पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों की जो प्रारंभिक सूची तैयार की गई है उसका स्क्रीनिंग कर अंतिम रूप देकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। जो हमारा सिटिंग सीट है, जो भाजपा जहां से जो भाजपा के लिए विधायक है, फर्स्ट राउंड में कल उस पर चर्चा करें और कल चर्चा करके जो है जो सूची चुनाव समिति बिहार में तय करेगी उस सूची को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे और इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज, मधुरेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं बिहार भाजपा चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलेवार कोर ग्रुप से मिले प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव समिति विचार विमर्श करेगी। कल भाजपा ने जिलेवार कोर ग्रुप के सदस्यों से रायशुमारी की थी। पहली बैठक में बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी CR पाटिल एवं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की सहभागिता होगी। पार्टी की ओर से चुनाव समिति के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और बैठक के उपरांत पार्टी सीटें भी चिन्हित कर लेगी और इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम की सूची आगे संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में पार्टी सिटिंग सीटों एवं सीटों में फेरबदल पर मंथन संबंधित एजेंडा प्रस्तावित है। बैठक में वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन, संगठन में सक्रियता, क्षेत्रीय समीकरण एवं जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल एवं साझा रणनीति पर भी विचार होगा। और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर। मधुरेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब चुनाव आयोग की टीम जो है ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में पटना में इस वक्त मौजूद है और किन किन पहलुओं का वहां पर जायजा लिया जाएगा, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिनके साथ वो बैठकें करेंगी और किस तरह के कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं?
देखिए, ज्ञानेश कुमार कल रात को लगभग 10:30-11 बजे पटना पहुंच चुके थे और उसके बाद लगातार आज सुबह 9:30 10 बजे से जो मैराथन बैठक का दौर है वो शुरू हो जाएगा। अगला 2 दिन 3 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्ञानेश कुमार 2 दिनों तक पटना में है। इसके साथ ही पैरेलली जो पक्ष एनडीए की जो सरकार है उसकी भी लगातार बैठकें चल रही है और विपक्ष में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनके भी बैठक चल रही है। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास ज्ञानेश कुमार जो है वो 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं 12 पार्टियों के साथ में पहली बैठक करेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ की जो बैठक है वो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ में करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो चुनाव की तैयारी की समीक्षा पर बातचीत की जाएगी, जबकि जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जो बैठक होनी है उसमें ज्ञानेश कुमार राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे अब सुझाव लेंगे। प्रत्येक पार्टी के 2 से 3 कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। हर पार्टी के 2 से 3 मेंबर मौजूद होंगे जो अपना पक्ष ज्ञानेश कुमार के सामने में रखेंगे। जी जी, मधुरेश, कितने दिन का ये दौरा होने जा रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने बताया ये दौरा 2 दिनों का होने वाला है। आज का कार्यक्रम मैंने आपको बताया। कल भी सुबह 9:30-10 बजे के आसपास से बैठक शुरू हो जाएगी और इसके बाद शाम में करीब 5 बजे के आसपास जो है वो ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस पूरी जो इनके 2 दिनों की बैठक हुई है उसके आउटकम को लेकर के मीडिया ब्रीफिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक संभावना और जताई जा रही है कि ज्ञानेश कुमार जब जाएंगे तो अगले इनके जाने के 2 से 3 दिनों के अंदर में यानी इस सप्ताह के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस लिहाज से भी ज्ञानेश कुमार का जो बिहार दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी मधुरेश, आज बिहार भाजपा चुनाव समिति की भी आज बैठक होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, उसके बारे में भी बताएं आप। बैठक में पार्टी सिटिंग को लेकर कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज बिहार भाजपा की भी बैठक होनी है और इसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज भाजपा अपने कैंडिडेट के नामों और मंथन को फाइनल कर करके केंद्रीय समिति को भेज सकती है। जो यहाँ से जो इनकी सिफारिशें होंगी वो भेजी जाएंगी और इस लिहाज से आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन के जो साथी हैं वो भी बैठक कर रहे हैं क्योंकि भाकपा और सीपीएम जो पार्टी महागठबंधन में शामिल है उनका कहना है कि उन्हें लगभग 40-42 सीट के आसपास चाहिए और वो लगातार तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और सीटों की घोषणा करने की भी के बारे में भी कह रही है क्योंकि जब तक सीटों की घोषणा नहीं होगी जो उनकी पार्टियां हैं उनका ये कहना है तब तक वो बेहतर तरीके से चुनाव की तैयारी नहीं कर सकेंगी और आखिरी वक्त पर अगर सीटों की घोषणा हुई और कम से कम अगर कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हो सकती तो कम से कम किस पार्टी को कितनी सीट दी जा रही है इसकी घोषणा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है महागठबंधन के साथियों के द्वारा। तो इसी को लेकर के आज तेजस्वी यादव भी एक बैठक कर रहे हैं जिसमें उनके यहाँ भी मंथन होगा। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक जो हलचल है वो बिहार में काफी बढ़ी हुई है और तब जबकि ये समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा इस सप्ताह के अंत में की जा सकती है तो निश्चित रूप से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो दोनों की दिल की धड़कन बनी हुई है। दोनों पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरी एनर्जी के साथ में संगठनात्मक जो तैयारी है उसमें जुड़ी हुई दिख रही है। जी मधुरेश, कल भी राज्य की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में भी बताएं कि जनता को किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उसके लिए। देखिए, कल ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार का कल आखिरी कैबिनेट बैठक था क्योंकि इस सप्ताह के अंत में
अगर चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो इसके बाद कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकेगी। तो इस कैबिनेट की बैठक में 129 जो एजेंडे थे उस पर नीतीश कुमार ने मोहर लगाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूली बच्चे थे उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई है। जैसे प्राइमरी स्कूल में पहले 600 रुपए मिलता था, अब सीधे सीधे 1200 रुपए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वर्ग है छात्रों का, उसको नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दी है, बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिहार में कई केंद्रीय विद्यालय खुलने पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत सिवान में उसके लिए जमीन आवंटन भी कर दिया। इसके बाद ही सॉन्ग एंड मतलब कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए हैं। पथ निर्माण विभाग के भी कई फैसले गए हैं, भू राजस्व विभाग के भी कई फैसलों पर मोहर लगाई गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश कुमार का अगर ये आखिरी कैबिनेट नीतीश कुमार की अगर ये आखिरी कैबिनेट की बैठक थी तो इसमें कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पे मोहर लगाई गई है, जो आने वाले दिनों में आम लोगों को बेहद सुकून और बेहद आम लोगों के लिए बेहद बड़ा तोहफा हो सकता है। जी मधुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह जगदलपुर में संस्कृति व सौहार्द के प्रतीक बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। वे जगदलपुर स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। रायपुर पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थी, आज वहां शांति और विकास है। पूरा बस्तर बड़ी उत्साह के साथ बस्तर दशहरा का भव्य उत्सव मना रहा है। और छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गोवा के दौरे पर रहेंगे। शाम को वह गोवा सरकार की माझे घर योजना व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माझे घर एक व्यापक योजना है जिसमें सरकारी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित घरों के नियमितीकरण समेत विभिन्न पहल शामिल हैं। माझे घर योजना गोवा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो लोगों को न सिर्फ कानूनी अधिकार देगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगी। और इसके अलावा अमित शाह गोवा डेंटल कॉलेज की नई इमारत, पणजी के डीबी ग्राउंड में स्मार्ट सिटी स्टेडियम और उत्तरी व दक्षिणी गोवा में ई विटनेस रूम का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे गोवा इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह 4 फॉरेंसिक साइंस वैन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पहल को विकसित भारत विकसित गोवा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने अमित शाह के दौरे से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। और बुलेटिन में यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। वे पटना में मखाना महोत्सव और रबी कार्यशाला में भाग लेंगे और इसके साथ ही कृषि सलाहकार संवाद में वे किसानों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और जिसके तहत केंद्र सरकार ने 11,400 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है।
अलीगढ़ के किसान इस फैसले से बहुत खुश हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 160 रुपए की वृद्धि की गई है और इसके साथ ही ज्वार, जौ, चना और मसूर के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। किसान मानते हैं कि इस फैसले से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में रबी फसल शुरू होने के पहले ही फसलों का समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दिया, ताकि किसान भाई अपने समर्थन मूल्य का संज्ञान लेते हुए एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया कम कर सकते हैं, तिलहन और दलहन की फसलों में ज़्यादा खेती कर सकते हैं। भविष्य के लिए किसानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दलहनी और तिलहनी फसलों पे जाएं, जिसका हमें आयात करना पड़ रहा है विदेशों से। केंद्र सरकार ने गेहूं पर समर्थन मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। ये किसानों के हित में बहुत लाभदायक है और इसी से किसानों की आय बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार का इसी तरह से प्रोत्साहन करती रहे किसानों को। भारतीय वायुसेना अपने सैनिकों के शौर्य, उत्कृष्टता और समर्पण के 93 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रही है और इस अवसर पर एक विशेष प्रोमो वीडियो जारी किया गया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं भारतीय वायुसेना के अनोखे सफर से। This is a battlefield of speed, power, and resolve. Here, every sortie shapes history, every mission forges legends. From the icy peaks of the Himalayas to the vast oceans below, a vigilant force commands the air, swift, silent, and relentless. It shields a billion dreams, carrying with it the strength of a nation. For those who dare challenge its domain, the answer is certain. This is the Indian Air Force. Infallible, impervious, precise, achuk, abhedya va sateek. The past year, our engines rode across continents. At Exercise Desert Night 24.1 over the Arabian Sea, Sukhoi 30s, Jaguars and AWACS forged new bonds with France and the UAE. At Red Flag Alaska, Indian Rafales and a 252-strong contingent undertook the longest ferry in our history, proving global reach in both combat and logistics. On the return leg, we trained with Greece and Egypt, diplomacy written in contrails. From Pitch Black in Australia to Dara Shakti in Malaysia, our Su-30s and IL-76s showed that distance is no barrier to dominance. In the Indian Ocean, our Su-30s and AWACS trained with the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, displaying seamless integration with the best in the world. And at Bright Star in Egypt, the tricolor rose above Africa's largest multilateral exercise, our presence commanding respect, our precision undeniable. These were not just exercises, they were declarations that the IAF is not a participant, but a leader. वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा है कि भारत ने स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और उद्देश्य पूरा होने के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया। भारतीय सेना के सटीक हमले ने पाकिस्तान को युद्ध समाप्ति की गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पुष्टि की है कि भारत के आतंकवाद रोधी हमले में पाकिस्तान ने कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान खो दिए। देखिए विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसने अपने उद्देश्यों को तेजी और सटीकता के साथ हासिल किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारतीय सैनिकों ने
पाकिस्तान के 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 और JF-17 श्रेणी मार गिराए। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक प्रवेश किया, बल्कि 300 किलोमीटर तक की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार भी हासिल की, जिससे पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में संचालन करने में असमर्थ रहा। इस दौरान उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों को मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया। वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और संकेत दिया कि फ्रांसीसी राफेल या रूस के Su-57 जैसे अधिग्रहण विकल्पों पर एक सख्त प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाएगा। I just want to say is that we have to weigh all the options, and we in Defence Ministry and in Indian Air Force we have a very set process of induction of any weapon system, and that process will be followed. So what comes will depend on what meets the requirement and what is the best for us. भविष्य की तैयारी और आत्मनिर्भरता पर भारतीय वायुसेना ने युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2047 का रोड मैप तैयार किया है। अचूक, अभेद्य और सटीक इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना तैयार है कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करने के लिए देश के दुश्मनों के खिलाफ। इस मैसेज के साथ आज वायुसेना अध्यक्ष ने पूरे भारत को यह आश्वस्त किया कि भारतीय वायुसेना और देश की तीनों सेनाएं हमेशा तैयार हैं देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय तट रक्षक बल 5 और 6 अक्टूबर को चेन्नई के तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। ये द्विवार्षिक प्रमुख अभ्यास समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय तैयारियों के मूल्यांकन के लिए जरूरी है और साथ ही इससे इंटर एजेंसी समन्वय की दक्षता का परीक्षण भी किया जाता है। यह अभ्यास 27वें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के तहत होगा। NatPolRex, the 10th edition of National Pollution Response Exercise, unfolds off Chennai on 5th to 6th October 2025. 37 foreign observers from 29 countries will join the Indian Coast Guard for a major oil spill drill. The 27th North DCP sessions feature experts from important agencies participating in the exercise and meeting. Stay informed. Follow for official updates. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM ने रक्षा प्रौद्योगिकी में माइनर डिग्री के लिए मॉडल पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। ये पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग छात्रों को एरोनॉटिक्स, नौसैनिक प्रणाली, साइबर सुरक्षा, एडवांस मटेरियल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कौशल दिए जाएंगे। सरकार, शिक्षाविद और उद्योग के सहयोग से तैयार इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करना और देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। हमास ने यह भी कहा है कि वह मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि हमास ने हथियार डालने पर चुप्पी साध ली है। हमास ने कहा है कि अमेरिकी शांति योजना में शामिल कई प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत की आवश्यकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ये एक बड़ा दिन है और इसके लिए बहुत से लोगों ने कड़ी लड़ाई लड़ी है। ट्रंप ने अरब नेताओं को उनकी मदद के लिए धन्यवाद भी दिया।
कतर ने भी इस योजना पर हमास के जवाब का स्वागत किया है। कतर ने कहा है कि उसने गजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना पर बातचीत जारी रखने के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि ये प्रतिक्रिया एक सकारात्मक प्रगति होगी, जिससे सभी पक्षों को प्रस्ताव को लागू करने में मदद मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहल की, पहले उनका आया कि 21 पॉइंट फार्मूला आएगा, उनका 21 पॉइंट फार्मूला की जगह बाद में 20 पॉइंट फार्मूला आया, और उस 20 पॉइंट फार्मूले में कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन उन्होंने दिया था। और उन्होंने इस बात की भी गारंटी ली थी कि जो किसी को भी पैलेस्टीनियन को गाजा से निकाला नहीं जाएगा और उन लोगों को फिर जो बाहर चले गए हैं उन लोगों को वापस आने का मौका दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ा आश्वासन था, जिसने कि पैलेस्टीनियन लोगों को उत्साहित किया, और यहाँ तक कि हमास पर भी दबाव बना कि आज जब इतनी क्षति हो चुकी है, करीब करीब 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, 3.5 लाख से अधिक लोग गाजा से निकल चुके हैं, और उसके बाद और दूसरे देशों में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमास के ऊपर दबाव बना। उसके अलावा देखिए, कतर पर जब इजराइल ने हमले किए तो उसके बाद मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं उनके ऊपर भी एक दबाव बना, और उन्होंने भी हमास पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर यह लड़ाई मिडिल ईस्ट के उन देशों की तरफ भी बढ़ जाएगी जहां की माना जाता है कि जो विकसित मिडिल ईस्ट है, तो ऐसे में स्थितियां बहुत विकट हो जाएगी। यह कि बहुत लंबे संघर्ष में एक कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड वार में तब्दील हो सकता है, जिससे कि जो डेवलप्ड मिडिल ईस्ट है उनके जनता पर भी समस्या उपतल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमास के पास दबाव बनने लगा। सारे जो अरेबियन कंट्रीज हैं उन्होंने हमास पर दबाव बनाया, और इधर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी घोषणा कर दी कि वो गाजा का जो नियंत्रण है अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। और इस बीच जो है टेक्नोक्रेट्स के ग्रुप को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो संभालेंगे इस पूरे गाजा पट्टी को। तो इसके चलते लगता है कि हमास के अंदर एक बीच का रास्ता यह निकला कि सब कुछ खो देने से अच्छा है कि कुछ पा लेना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक ग्रेसफुल जो है एक रिट्रीट किया, और उस रिट्रीट के माध्यम से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मूले को हम मानते हैं और हम टेक्नोक्रेट्स ग्रुप को देने के लिए तैयार है गाजा पट्टी का एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बीच पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर अब स्थिति ये बन गई है कि हमास को एक तरीके से कहें कि मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला है। और इसीलिए जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा नेतन्याहू को कि आप तत्कालिक तौर पे तुरंत बमबारी बंद कीजिए, और बमबारी लगता है कि हमास तैयार है। इसके यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इजराइल की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? इजराइल ने जो संकेत दिए हैं, इजराइल ने संकेत दिया है कि हाँ वो अभी हमले बंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि अगर 6 बजे तक, आज संडे 6 बजे तक अगर हमास ने कोई फैसला नहीं लिया तो उसके बाद बहुत बुरी स्थिति होगी, और क्या स्थिति होगी जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि इजराइल को भी एक आश्वासन मिला कि डोनाल्ड ट्रंप उस बात पर भी सख्त है जिस बात की उन्हें जरूरत है कि होस्टेजेज को लौटाया जाएगा। हमास तैयार हो गया कि सारे होस्टेजेज लौटाए जाएंगे। करीब करीब 48 होस्टेजेज है वहां पे, जिसमें कि 20 के माना जाता है कि वो मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। लेकिन तमाम होस्टेजेज को एक साथ लौटाने की बात अगर है तो नेतन्याहू की तरफ से संकेत आया, उनके पीएमओ की तरफ से, कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा एक फॉर्मल स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से भी आएगा कि क्या वो किस तरीके से वो स्टॉप करना चाहते हैं उस वार को। अखिलेश, ये आश्वासन तो बार बार इजराइल की तरफ से दिया जाता रहा है कि हम हमले बंद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार इजरायली हमले जारी रहते हैं। तो क्या अगर अभी भी हमले जारी रहते हैं तो ये जो वार्ता चल रही है और अमेरिकी सदर की तरफ से ये जो कोशिशें की जा रही हैं, और हमास ने भी इस बात पे सहमति कुछ हद तक अब जताई है, तो क्या इस पर असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल की एकमात्र शर्त फिलहाल यही है। इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के भी जो ट्रूथ सोशल को पढ़ेंगे, उनके बयानों को पढ़ेंगे, तो पहली शर्त उनकी यह है कि सारे जो होस्टेजेज हैं संडे 6 बजे तक
संडे 6 बजे तक वहां के समय के अनुसार सारे होस्टेजेस को लौटा दिए जाए। यह शर्त है, यह प्रमुख शर्त है और सबसे पहली शर्त है। अगर हमास इस बात को लौटा देता है उन होस्टेजेस को, तो निश्चित तौर पे नेतन्याहू के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि नेतन्याहू के पास लड़ाई करने के लिए अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो होस्टेजेस को अगर पालेंगे उसके बाद वो लड़ाई करेंगे। बीच में स्थिति यह हुई थी कि हमास भी बार बार कुछ टुकड़े टुकड़े में होस्टेजेस को लौटा रहा था, और इसके चलते नेतन्याहू के अंदर, देश के अंदर भी दबाव था, उनकी पूरे सेना के अंदर दबाव था। तो इसके चलते नेतन्याहू इस स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज जब हमास से को करना पड़ेगा, अगर कल 6 बजे तक कि होस्टेजेस सारे लौटा दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे नेतन्याहू ये हॉस्टेजेस बंधकों को तो रिहा करने पर राजी हो गया है, लेकिन एक पेच यहाँ पर फिर भी फंस रहा है, और वो है हथियार डालने को लेकर। वो जो चुप है उसको लेकर आप बताइए कि वो कितना असर डालेगा इस वार्ता पर। देखिए, अगर हथियार डालने की जहां तक बात है, तो निश्चित तौर पे जो हथियार का जो मामला है वो पूरी तरह निगोशिएशन का मामला है। वह जो निगोशिएशन है, पहला अगर होस्टेजेस लौटा दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस पर निगोशिएशन होगा, और किस तरीके से रिट्रीट करेगा गाजा पट्टी से हमास, इस पर बात हो गई। लेकिन पहली जो शर्त है, पहली शर्त यही है कि होस्टेजेस सारे लौटाए जाए, और मुझे लगता है कि हमास इस मानसिक स्थिति में है और इस तरह से फिजिकली भी इस पोजीशन में है कि होस्टेजेस को लौटा दिए जाए, जैसे कि उन्होंने बयान में कहा है। तो अगर होस्टेजेस लौटा दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक राहत की स्थिति होगी। कि जैसा कि आपने देखा था कि भारत की तरफ से जो बयान आया था, लगातार भारत की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि होस्टेजेस लौटाया जाए और शांति बहाल की जाए। तो सबकी स्थिति यही है, चाहे वो पश्चिमी दुनिया हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हो, सारे इस बात पे राजी थे कि होस्टेजेस लौटाना जो है सबसे जरूरी है, ताकि नेतन्याहू पर, इजराइल पर एक मानसिक दबाव, एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए कि हमास ने अगर 7 अक्टूबर को ऐसी घटना की थी कि होस्टेजेस ले गए थे, उन होस्टेजेस को अब लौटा दिया है, तो सारे देशों के ऊपर यह बनेगा कि वो नेतन्याहू पे अब दबाव बनाए कि होस्टेजेस लौटा दिए गए हैं, अब युद्ध जरूर रोकिए। और हथियार की बात जहां तक है, तो निश्चित तौर पे एक निगोशिएशन होगा कि किस तरीके से फेज्ड मैनर में वो हथियार अपने रखेंगे। हमास ने कहा है कि वो अपनी गतिविधियां वहां नहीं करेंगे, लेकिन उनका फ्यूचर में क्या रोल होगा, इस रोल के बारे में वो निगोशिएशन करना चाहते हैं। अब यह देखना होगा कि इस पर कैसे निगोशिएशन हो। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने सीपीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीपीएम और कांग्रेस के बीच ये तय करने की होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सीएम पिनाराई विजयन के लिए कुछ भी पवित्र नहीं है और उनके लिए भ्रष्टाचार और मंदिरों से चोरी भी जायज है। उन्होंने कहा कि पिनाराई विजयन ने 2018 में सबरीमाला संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की और फिर उन्होंने अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अयप्पा भक्तों को गिरफ्तार किया और इसके बाद उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर स्टालिन को आमंत्रित किया, जो हिंदुओं को वायरस समझते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने पिनाराई विजयन पर हमला बोलते हुए सीपीएम को भ्रष्ट और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने वाला बताया। राजीव चंद्रशेखर ने विजयन सरकार में किए गए अपराध की जांच की मांग की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने A+ श्रेणी के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और साथ ही A श्रेणी के 9 शहरों हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा की है। और ट्राई ने कहा है कि नए प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाएं सिम्युलकास्ट मोड में शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान एनालॉग FM रेडियो प्रसारकों को भी
स्वैच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए अनुमति की अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम लोगों में खुशी की लहर है। जीएसटी की दर कम होने से इस त्योहारी सीजन में ताबड़तोड़ बिक्री हुई है। लोगों ने जीएसटी दर कम होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। पहले का जीएसटी जो 28% था ना, अभी का जीएसटी 18% जो हो गया, उसमें हमारा 8-10 हज़ार का वो फायदा मिला। बहुत अच्छे माइनर होता है ये तो, बहुत ही अच्छी बात है। जीएसटी से 8 से 10 हज़ार जितना फ़ायदा हुआ है मुझे। हाँ, मैंने मेरी बेटी के लिए एक्टिवा ली है। जब मैंने पहली बार यहाँ भाव पूछा था तो 1 लाख से 18 हज़ार कहा था, अब लिया तो 1 लाख ने 10 हज़ार में आई है। मतलब मुनाफा ज़्यादा 10 हज़ार जितना हुआ है, खूब मायने रखता है। सामान्य लोग के लिए ये 10 हज़ार એટલે खूब ज़्यादा रकम हो सकती है। 22 सितंबर से जो जीएसटी डाउन हुआ है तो 10% का कस्टमर को जीएसटी बेनिफिट हुआ है। उसका 18% जीएसटी टू व्हीलर में हो गया है, तो उनके वजह से एक्टिवा में 7.5 से 8 हज़ार जैसा फायदा हुआ है कस्टमर को, और बाइक में सामान्य 8.5 से 10 हज़ार जैसा बेनिफिट हुआ है, रेट कम हुआ है। पहला का जीएसटी था 28% और अभी 18% हो गया है, और 50 से 60 हज़ार बेनिफिट हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा है और ज़्यादा बेनिफिट है। 22 तारीख से जो रेट घट रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी जो जीएसटी बेनिफिट जो हो रहा है उससे गाड़ी ज़्यादा बिक रही है। कस्टमर को 50 से 70 हज़ार रुपये तक की जो जीएसटी घटा हुआ है उससे बेनिफिट मिल रहा है। नवरात्रि के समाप्त होते ही भारत में दिवाली खरीदारी की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और इसी को लेकर चांदनी चौक के सांसद और कैट के महामंत्री परवीन खंडेलवाल से खास बातचीत की डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। त्योहारों का मौसम चल रहा है, दीपावली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं को, हमारे देशवासियों को बचत का तोहफा दिया है, साथ ही साथ स्वदेशी उत्पादों ने कैसी धूम मचाई है मार्केट में। इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे सर। इस बार दीपावली पे जो उत्सव मनाया जा रहा है बचत का, उसको लेकर प्लस स्वदेशी उत्पादों को लेकर क्या कहना है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में सौगात दी उससे उपभोक्ता की जेब में पैसा आया और वहीं उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया। तो ये जो प्रदर्शनी हमने आज यहाँ लगाई है, लगभग इसी तरीके का सामान, ये विशुद्ध रूप से हाथ से बना हुआ सामान है और पूरे देश में इसी प्रकार का सामान आपको बाज़ारों में इस बार दिखाई देगा। तो वो जो बचत लोगों की जेब में आई उससे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत के अनुसार जो लोग इस तरीके का सामान बना रहे हैं वो और ज़्यादा सामान बनाएंगे तो उनमें उनके पास भी पैसा ज़्यादा आएगा। जो कारीगर काम करते हैं उन कारीगरों को भी काम ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के जो अर्थ का चक्र है वो मजबूत होगा और इसके मुख्य रूप से इस बार जो सेल के बड़े आंकड़ों का कारण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वदेशी अपनाने का अभियान और जीएसटी में जो रियायतें दी गई हैं टैक्स में, वो दोनों अपने आप में महत्व रखते हैं। तो यकीनन आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पाद खरीदने चाहिए, क्योंकि जब आप एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक घर के साथ साथ अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी संबल देते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और अब खेल की खबरों की बात कर लेते हैं, जहां नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के निशात कुमार और सिमरन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंचाई कूद T47 स्पर्धा में और सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर की T12 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने इन 2 स्वर्ण पदकों की बदौलत पदक तालिका में बड़ा उछाल लगाया है और 11वें स्थान से सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मौजूदा पदक तालिका में ब्राजील 12 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांसे के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चीन 9 स्वर्ण, 16 रजत और 13 कांसे के साथ दूसरे पर और पोलैंड 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांसे के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत अब तक कुल 15 पदक जीत चुका है, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांसे शामिल हैं। अपनी जीत पर खुशी जताते हुए सिमरन शर्मा ने कहा है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आज तक मैं अपने 100 मीटर को ये सोचती थी मैं 100 में बहुत अनलक्की हूँ, क्योंकि हर बार मेरे साथ 100 मीटर में कुछ ना कुछ होता था। पर मुझे लगता है सब चीज माइंड सेट है। फाइनली 100 में गोल्ड आया है, अभी 200 बाकी है। कल से शुरू है मेरी 200 मीटर और इस चीज में सपोर्ट रहा है सबका, इसलिए शायद ये गोल्ड आया है। क्योंकि आपको पहले भी पता है कि इंडिया में मोंडो नहीं था, अभी ये पहला मोंडो बना है जिसपे कि हमें पहले से परमिशन दी गवर्नमेंट ने, साई ने, मतलब PCI ने यहाँ पे ट्रेनिंग करने की, तो हम रिदम बना पाए यहाँ पे। तो सर ये एक बहुत बड़ा कारण है मेडल आने का। तो वहीं भारतीय पैरा एथलेटिक निशात कुमार ने अपनी जीत पर कहा है कि वह इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैं अपनी मां का सपना पूरा कर रहा हूं। इस दिन का बहुत दिनों से, पूरे साल से इंतजार था। मैं एक मिनट इसके लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं हार्डवर्क कर रहा था। तो आज फाइनली वो दिन था, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मेरे पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनके सपने पूरे कर रहा हूँ। उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जिस टाइम मेरी माता जी स्पोर्ट्स करते थे, तो आज मैं ऐसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज। तो मैं उस मौके का गंवाना नहीं चाहता था। तो आज मैं चाहता था कि अपना बेस्ट परफॉर्म दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नारायण से। नारायण, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जो मेडल्स जीत कर लेकर आए हैं उसमें तो 11 के बाद अब हम लोग 4वें स्थान पर पहुंच गए हैं और अब कुल मिलाकर जिसमें हम कह सकते हैं कि 15 पदक हमने भारत ने हासिल कर लिए हैं। तो खिलाड़ी तो बहुत खुश हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें सहूलतें मिल रही हैं स्पोर्ट्स में, जिस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, जिस तरह से सुविधाएं हमको मिल रही हैं, वो भी काफ़ी अहम हो जाती हैं हमारी जीत के लिए। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि जब हम खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं देते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेडल्स में रूपांतरित होते हैं। और हमने यही देखा कि जिस तरह से सिमरन ने कहा, जिस तरह से निशाद ने कहा कि उनको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिली। जो पहले जो फैसिलिटीज हुआ करती थी वो इतनी उम्दा नहीं हुआ करती थी, इतनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। तो खिलाड़ी भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो बात की मोंडो ट्रैक, जो JLN में 6 महीने के अंदर के रिकॉर्ड टाइम में मोंडो ट्रैक जो बिछाया है, वो अत्याधुनिक एक ट्रैक है। और जो पेरिस के गेम्स हैं, पेरिस ओलंपिक्स में जो मोंडो ट्रैक था, वही मोंडो ट्रैक यहाँ बचाया है। जो JLN का जो स्टेडियम है उसमें केवल स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के बाहर भी प्रैक्टिस और वार्म अप सेशन के लिए भी मोंडो ट्रैक बिछाया गया है। और इसकी लागत बहुत होती है और ये उच्च क्वालिटी का होता है। और इसमें इंजरी जो होती है वो काफी घट जाती है, क्योंकि जो प्रेशर जो इस पे पड़ता है, जो प्लेयर्स के जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, वो काफी इसमें रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी और खास तरह के इसमें जो एक रबर यूज किया जाता है और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं, टॉप स्कीम्स में हमारे काफी खिलाड़ी हैं जिनको पूरा सरकार का सहयोग रहता है। उनके जितने भी फॉरेन टूर होते हैं, फॉरेन एक्सपोजर होते हैं, सारे सरकार द्वारा स्पॉन्सर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों को एक आर्थिक तौर पर ही कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है प्रधानमंत्री की तरफ से। जब भी हमारे खिलाड़ी कोई मेडल जीतते हैं तो प्रधानमंत्री उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं,
और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये मोटिवेशन फैक्टर देश में पहले कभी नहीं था। खाली देश की बात क्यों करें, अगर विश्व में देखिए तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि देश का जो टॉप लीडरशिप होती है वो खिलाड़ी को बधाई देती है, उनसे मिलती है। और जब हम खिलाड़ियों से बात करते हैं, चाहे वो पैरा एथलीट्स हो, चाहे वो एबल बॉडी एथलीट्स हो, तो वो कहते हैं जब वो बाहर विदेशों में खेल रहे होते हैं, जब प्रधानमंत्री का उनके पास कॉल आता है तो दूसरे देश के खिलाड़ी उनसे पूछते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं इस समय, तो वो बताते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं क्योंकि हम मेडल जीत गए। तो जब वो खिलाड़ी इस पे काफी, जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं, सरप्राइज होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो हमारे देश में होता नहीं है। तो एक बड़ी चीज है, और इसी कारण से आप देख सकते हैं कि खेलों में का जो चहुमुखी विकास हुआ है, ओवरऑल विकास हुआ है, वो दिख रहा है। और भारत जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप होती है, उसको होस्ट कर रहा है। और पहली बार भारत इतनी बड़ी जो पैरा एथलेटिक की चैंपियनशिप है उसको होस्ट कर रहा है। इसमें 1000 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी आए हैं, 104 देश हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए तो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वहाँ, और एक्सेसिबिलिटी की जो आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास है। और पूरा जेएलएन स्टेडियम एक एक्सेसिबल स्टेडियम के रूप में उसको परिवर्तन कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि भारत एक आने वाली खेल शक्ति है, और न केवल एक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। अगर आप बात करें तो भारत अब 2000 जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी होस्टिंग कर रहा है, और होस्टिंग के लिए बिड करेगा। और जो ओलंपिक्स है जो 2036 में होंगे उसके लिए वो प्रयास करेगा, उसकी होस्टिंग के लिए प्रयास करेगा, उसके लिए बिड तैयार हो चुकी है। जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो कई बार आईओसी में जाके उस बारे में बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं खेलों के लेकर सरकार बहुत सजग है। खिलाड़ियों को जो इनामी राशि है वो सबसे बड़ी बात है, काफी इनामी राशि मिल जाती है, खिलाड़ियों को दी जा रही है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और खास तौर पर नारायण, हम देख रहे हैं कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार देखने में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 448 रन बना लिए हैं। मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कल खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 104 और वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और इससे पहले दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद भारत को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 50 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद केएल राहुल 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और फिर ध्रुव जोरेल जो 125 रन की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 36 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए। गौरतलब है कि पहले दिन वेस्टइंडीज की टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। पहली बार आयोजित हो रहे आर्चरी प्रीमियर लीग में दुनिया के शीर्ष तीरंदाज दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पर्धा करते नजर आएंगे। और भारत की दिग्गज तीरंदाज ज्योति सुरेखा मानती हैं कि ये टूर्नामेंट देश में तीरंदाजी के स्तर को बढ़ाएगा। ज्योति सुरेखा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। अपने निशाने की बदौलत देश को कई पदक दिलाने वाली तीरंदाज ज्योति सुरेखा मेरे साथ मौजूद हैं। ज्योति, पहली बार भारत की धरती पर आर्चरी लीग का आयोजन, ये देश के खिलाड़ियों के लिए, एक आर्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने कहा था कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड में, एंड वो भी फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इससे आप जैसे देखते हैं कि दूसरे गेम्स में जब लीग स्टार्ट हुए हैं कितना बहुत लोगों को जानने को मिला, समझने को मिला कि स्पोर्ट क्या होती है। गवर्नमेंट देश में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। कई बिल्स भी आए, स्पोर्ट्स लॉ भी बना। इसको लेकर खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा मिलेगा, और जो पिछले कई वर्षों में स्पोर्ट्स को लेकर काम हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जैसे जब से न्यू गवर्नमेंट आई, न्यू पॉलिसीज़ लेके आई है, खेलो इंडिया एक स्कीम स्टार्ट किया गया है जो कि न्यू एथलीट्स, सारे गेम के जितने हैं बडिंग एथलीट्स मैं कहूँगी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिए गए कि आप अच्छे एकेडमीज़ में, टॉप क्लास एकेडमीज़ में जाके ट्रेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ज्योति सुरेखा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है पहली बार देश में आयोजित हो रहे आर्चरी लीग को लेके। और इनका साफ तौर पर यह भी मानना है कि ये लीग न सिर्फ खिलाड़ियों की तैयारी में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट्स के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने से देश के खिलाड़ी नए टेक्निक्स भी सीख पाएंगे। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
आज पूरी दुनिया विश्व पशु कल्याण दिवस मना रही है और इस साल का संदेश है जानवर बचाओ, धरती बचाओ। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाना और पशु क्रूरता को रोकना है। ये दिन जानवरों को संवेदनशील प्राणी मानता है और उन्हें क्रूरता व पीड़ा से मुक्त जीवन जीने का हकदार बनाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया मिलकर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे यानी विश्व पशु कल्याण दिवस मनाती है। इस साल की थीम जानवर बचाओ, धरती बचाओ है। ये संदेश नहीं के साथ एक मिशन भी है। हर जानवर की सुरक्षा, हर प्राकृतिक घर यानी हैबिटेट का संरक्षण एक सेहतमंद और संतुलित धरती की ओर अहम कदम है। जानवरों की सुरक्षा करना दया करने के साथ साथ ये जलवायु संरक्षण है, जैव विविधता को बचाना है और भविष्य को सुरक्षित करना है। दुनिया भर में लोग छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठा रहे हैं, जैसे आवारा जानवरों को बचा रहे हैं, शेल्टर होम्स का साथ दे रहे हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित कर रहे हैं, नदियों, समुद्र तटों और जंगलों की सफाई कर रहे हैं और उन बेजुबानों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो बोल नहीं सकते। इन सब प्रयासों से पर्यावरण संतुलन को बल मिल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र ठीक हो रहा है, जिससे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर आइए जीवन के हर रूप के साथ खड़े हों, चाहे वो बालों वाले हों, पंखों वाले हों या फिर शल्क पट्टी वाले जंतु हों। आइए जीव जंतु बचाने के साथ धरती बचाएं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों में अहम प्रगति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया है। एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने कहा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों में अहम प्रगति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हम अपने संवाददाता अखिलेश के पास। अखिलेश, पीएम मोदी ने भी जो ये वार्ता चल रही है इसका समर्थन किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो प्रयास चल रहे हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गजा संघर्ष के मसले पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया है उसका समर्थन किया है और स्वागत किया है। और खास करके उन्होंने यह बोला है कि रिलीज ऑफ होस्टेजेस जो है, मतलब बंधकों की रिहाई का जो मसला है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरी दिशा में एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो गजा और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसमें जो भी सहायता बन पड़ेगी भारत उसके लिए करने के लिए तैयार रहेगा। इसके पहले सोमवार को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक 20 पॉइंट फॉर्मूला घोषित किया था, उसके बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्वीट किया था और बयान दिया था कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसका हम समर्थन करते हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण असर ये हुआ कि दुनिया के अन्य देश भी सामने आने लगे और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका ट्वीट है और अपना जो ट्रूथ सोशल है उस पर भी प्रधानमंत्री का संदेश जो है उन्होंने रीपोस्ट किया। तो कह सकते हैं कि दुनिया में एक जो सहमति बनती दिख रही है उस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे, 20 पॉइंट प्रोग्राम पे, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब बहुत सारे विचार मंथन करने के बाद, अरब नेताओं से बात करने के बाद, दुनिया के अन्य नेताओं से बात करने के बाद, निश्चित तौर पे भारत से भी कई बार डिप्लोमेटिक स्तर पे इससे बात हुई है। तो यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ता हुआ कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट करके इस बात का संदेश दिया है तो कह सकते हैं कि जो भी ताकतें हैं दुनिया की, चाहे वो ग्लोबल साउथ की ताकत हो या
विकसित यूरोपीय देशों की ताकत हो, अन्य देश सारे जब एक बिंदु पे आ रहे हैं कि यह जो होस्टेजेस रिलीज का जो मसला है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, हमास का भी जब सपोर्ट आ गया, एग्रीमेंट आ गया कि हाँ हम इस करने के लिए तैयार है, तो एक बहुत ही इंकरेजिंग स्थिति दुनिया में बन रही है। और कह सकते हैं कि अब हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जबकि मिडिल ईस्ट में एक शांति की स्थिति बन पाएगी और जो हमास और इजराइल के बीच में जो लगातार लंबा संघर्ष 2 सालों से चल रहा है, अक्टूबर 7 अभी आने वाला है जब 2 साल पूरे बीत जाएंगे, वो शांतिपूर्ण कह सकते हैं कि समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। जी अखिलेश, भारत हमेशा से ही शांति का समर्थन करता रहा है और पीएम मोदी ने भी हर मंच से, चाहे दुनिया का कोई भी मंच हो, उस पर जाकर यही उन्होंने कहा है कि युद्ध का एक वाहिद रास्ता मध्यस्थता ही है और शांति से इसका हल निकाला जाना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पे भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उन्होंने कहा कि यह युद्ध का नहीं है। और उसके बाद अक्टूबर 7 की जो घटना हुई जिसमें कि होस्टेजेस लिए गए, कई इजरायली नागरिकों की मौत हुई, तो उस पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और लगातार भारत कहता रहा है कि इस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन भारत यह भी लगातार कहता रहा है कि होस्टेजेस को रिलीज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आतंकवादी तरीके की घटनाएं होती है जिसमें कि रास्ता जहां शांति का होना चाहिए, रास्ता जहां बातचीत का होना चाहिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज को समर्थन करते हैं, भारत भी पैलेस्टीनियन कॉज को समर्थन करता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। और ऐसे में अगर हिंसक गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो वो पूरे रास्ते को बाधित करता है। और भारत इसीलिए लगातार इस बात की पैरवी कर रहा था कि शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़े, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर भी लगाम लगे। तो आज यही स्थिति आई है कि दुनिया के दबाव, बढ़ते दबाव की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की वजह से और उसके अलावा जो है हमास की अपनी भी जो स्थिति बन गई है कि हमास बिल्कुल कह सकते हैं अलग थलग बढ़ गया है, उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। और सबसे जो दुखद बात है कि गजा में रहने वाले और यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में भी रहने वाले पैलेस्टीनियन की हालत बहुत खराब है, उनको बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, सारे प्रभावित हुए हैं और एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। तो ऐसे में यह जो स्थिति बनी है निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक स्थिति है। दुनिया अब इस बात को देखने के लिए उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी उस इलाके में शांति स्थापित हो ताकि एक कह सकते हैं स्वस्थ माहौल बने जहां की पैलेस्टीनियन जो घर छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हुए हैं। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत की भी प्रतिक्रिया आ गई है जहां पर पीएम मोदी ने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गाजा में शांति प्रयास चल रहे हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है। और इसी के साथ ही हम अपना बुलेटिन यहीं खत्म करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।